क्या एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन होने वाला है रेसलमेनिया 37 में? एज और डैनियल ब्रायन अब क्या बन चुके हैं क्रिएटिव राइटर्स फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई? समर स्लैम की लोकेशन क्या है? ऑल एलीट रेसलिंग ने बुरे तरीके से हरा दिया एनएक्सटी को। ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज की ये जो न्यूज़ वीडियो होने वाली है, इट इज फिल्ड विद सो मच न्यूज़ कि मुझे फटाफट से स्टार्ट कर देना चाहिए। 11 स्टोरीज हैं आप लोगों के लिए मेरे पास, तो बहुत सारी अपडेट्स हैं जो मुझे आपको देनी है। और हम स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे नाइट वॉर्स की रेटिंग से, क्योंकि इस हफ्ते तो भाई बिल्कुल कुछ कमाल ही हो गया। जो AEW डायनामाइट की रेटिंग्स रही गाइज, वो थी 8,45,000 व्यूअर्स, जो कि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में 7.2% ज्यादा थी। और मैं आपको एक फन फैक्ट भी बताना चाहता हूं कि जो द ब्लेड एंड बुचर वर्सेस द यंग बक्स का मैच था, उसके आखिरी के 5 मिनट जो है वो 1 मिलियन व्यूअर्स से भी ज्यादा की व्यूअरशिप लेकर आए थे, यानी कि वो पीक थी इस हफ्ते की शो की। और अगर हम बात करें NXT की गाइस, तो ओवरऑल व्यूअरशिप रही 6,15,000 व्यूअर्स, जो कि लास्ट वीक के कंपैरिजन में 2.5% कम थी। और अगर हम गैप देखें तो ये था 2,30,000 व्यूअर्स का गैप, जो कि मार्च से लेकर अब तक सबसे बड़ा गैप है। तो AEW को काफी बड़ी विक्ट्री मिली है। और हम बात करते हैं डेमो की, क्योंकि भाई डेमो गॉड क्रिस जेरिको हर हफ्ते ऐसा लग रहा है जब AEW जीतेगी तो एक नई टी शर्ट लॉन्च करेंगे। लास्ट वीक एक टी शर्ट लॉन्च करी थी, इस हफ्ते एक और 1849 नाम से टी शर्ट लॉन्च कर दी है। तो जो डेमोग्राफिक की रेटिंग रही 1849 में, AEW की थी 3,20,000 व्यूअर्स और NXT की थी गाइस 1,70,000 व्यूअर्स। तो जो फाइनल रैंकिंग्स का चार्ट आया था उसके ऊपर AEW डायनामाइट ने रैंक करा नंबर 5 पर और NXT थी गाइस नंबर 35 के ऊपर। तो डेफिनेटली अ वेरी बिग विक्ट्री फॉर ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट दिस वीक। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं बल्कि WWE और भी कंट्रीज के साथ अपनी टीवी डील साइन करती है। और 20 साल तक डील में रहने के बाद स्काई स्पोर्ट्स इटली के साथ WWE ने अपनी डील खत्म कर ली और डिस्कवरी के साथ जो है वो नई डील साइन कर ली है। और ये माना जा रहा है गाइस कि स्काई इटली के साथ अब WWE तो नहीं है, लेकिन ऑल एलीट रेसलिंग ने एक टीवी डील साइन कर ली है। और जुलाई 31 से जो है इटली के अंदर फ्राइडेज को AEW डायनामाइट को एयर करा जाएगा, यानी कि लाइव शो नहीं आएगा लेकिन आएगा जरूर हर हफ्ते। और ये डिसीजन स्काई इटली ने इस वजह से लिया कि उनके जो पैसे खर्च हो रहे थे इस डील को बनाने में वो बहुत ज्यादा थे, लेकिन WWE की रेटिंग्स इतनी कम है कि कुछ खास उससे मदद नहीं हो रही थी। तो WWE ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको अपने क्लासिक पेपर व्यूज और भी बहुत सारा लाइब्रेरी कंटेंट दिया, लेकिन गाइस वो तब भी जो है उतने खुश नहीं हुए उस चीज से, जबकि वो चीज उनकी रेटिंग्स लेकर आ रहा था ठीक ठाक। और WWE ने डिसाइड करा कि वो डिस्कवरी के साथ जाने वाले हैं। और ना ही सिर्फ इटली गाइस, बल्कि स्काई स्पोर्ट्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया और UK भी जो है वो अब WWE के साथ डील नहीं कर रहे। और एक चीज जो मुझे एक्साइटिंग लग रही है कि AEW इंटरनेशनल फैंस के बारे में एटलीस्ट सोच रही है और अलग अलग कंट्रीज के साथ साइन कर रही है। अभी वो यूरोप को टारगेट कर रहे हैं, धीरे धीरे वो एशिया में आएंगे। और डेफिनेटली जितने बड़े बिजनेसमैन टोनी खान है, उनको पता है कि इंडिया कितनी बड़ी ऑडियंस है और कितनी ज्यादा व्यूअरशिप उनको दे सकते हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि हो सकता है इसी साल के अंदर कोई ना कोई चैनल AEW की डील ले ले, लाइव शो के लिए नहीं बल्कि हर हफ्ते में किसी एक दिन जो है वो टीवी पर डायनामाइट तो जरूर आएगी। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो यह है रिगार्डिंग WWE समर स्लैम 2020 पे पर व्यू। और अब फाइनली WWE ने अनाउंस कर दिया है कि ये बॉस्टन में नहीं होने वाली, यानी कि TD गार्डन में नहीं होने वाली, और शो की जो नई लोकेशन होगी वो जल्दी अनाउंस भी कर दी जाएगी। तो समर स्लैम के प्लान सारे जो ओरिजिनल थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली यही होने वाला है कि शो परफॉर्मेंस सेंटर से लाइव आएगा, लेकिन क्या शोज बीच से भी हो सकता है या फिर किसी ओपन एरिना के अंदर भी हो सकता है। अलग अलग रूमर्स आ रहे हैं और इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। WWE हो सकता है कि नेक्स्ट वीक मंडे नाइट ड्रॉ पे इसको अनाउंस कर दे। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो रूमर्स आ रहे थे कि शायद एक नया नेशन ऑफ डोमिनेशन नाम का स्टेबल हमें देखने को मिल सकता है मंडे नाइट रॉ पे, जो कि पुराने नेशन ऑफ डोमिनेशन जैसा होगा, यानी कि उसमें सारे ब्लैक रेसलर्स होंगे और ये बिलोंग करेगा MVP, बॉबी लैशली, शेल्टन बेंजामिन, इन सारे रेसलर्स को। और इसके लिए WWE के एक्चुअल प्लान्स थे और इसी वजह से जो पिछले हफ्ते की रॉ हुई थी इसमें हमें रॉन सिमंस भी देखने को मिले थे और मार्क हेनरी भी माना जा रहा है बैक स्टेज लाए गए थे, जबकि WWE ने उनको कभी यूज नहीं करा। अब ये रिपोर्ट्स एक्चुअली में सच है या फिर झूठ है हमें नहीं पता गाइस, लेकिन WWE ने एक नया स्टेबल तो चालू कर दिया जिसका नाम है द हर्ट बिजनेस और वो MVP चला रहे हैं। और अब ये भी माना जा रहा है कि जबकि बैक स्टेज प्लान्स शुरू में ऐसा लग रहा था कि अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर वाली पूरी चीज चल रही है शायद बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ऑलरेडी। और
अगर WWE इस टाइप का कोई एक पूरा स्टेबल ही लेकर आ जाएगी तो शायद वो एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज होगी। और अभी सिचुएशन पहले ही इतनी खराब है कि मुझे लगता है कंट्रोवर्सी से WWE जितना दूर चाहे उतना ही रहने की कोशिश करेगी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आप ऐसा कोई नया नेशन ऑफ डोमिनेशन टाइप का स्टेबल देखना चाहेंगे या फिर नहीं। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो WWE रॉ सुपरस्टार एंजल गार्जा हैज गॉट मैरिड विद हर गर्लफ्रेंड, यस, जिनका नाम है जेड लोजानो, और ये है मेक्सिको के एक स्पोर्ट्स चैनल की टीवी होस्ट। और ऑफिशियली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे रिवील कर दिया था कि उनकी और एंजल गार्जा की जो है अब शादी हो चुकी है। तो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू गार्जा। और कितने बंदों को लगता है कि अब चार्ली करूसो जो है वो वैसा रिएक्शन नहीं देने वाली गार्जा को जैसा कि पहले रॉ पे देती थी, आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं, तो टोनी खान ने स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ एक इंटरव्यू दी जिसमें उन्होंने रिवील करा कि सैमी गेवारा एक्चुअली में जितने समय नहीं आ रहे थे डायनामाइट में, उनको कोई पैसे नहीं दिए गए, सारी चैरिटी में डाले गए। और दूसरी चीज, वो एक्चुअली में एक ट्रेनिंग के थ्रू गए थे, यानी कि एक ऐसी ट्रेनिंग जहां पे उनको अलग अलग चीजें दिखाई जा रही थी, सिखाया जा रहा था, जिससे वो एक अच्छे इंसान बन सके और जो चीजें उन्होंने पास्ट में कही हैं वो अब फिर से रिपीट नहीं हो। तो टोनी खान ने इस बात को रिवील करा कि उन्होंने सारी चीजों को पहले अच्छे से नोटिस करा है और तभी उन्होंने डिसाइड करा कि सैमी गेवारा को वापस आना चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं, तो रेटेड आर सुपरस्टार एज ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर लिखा, हाय रॉबर्ट स्टोन ब्रांड, मुझे अपनी ब्रांड के साथ कोलैब करवा दो क्योंकि मुझे एक मैच चाहिए फिन बैलर के अगेंस्ट एट NXT टेकओवर। और बेसिकली रॉबर्ट स्टोन ने रिप्लाई करा कि थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग, हम डेफिनेटली कोलैब करेंगे, तुम यहाँ पे एक DM छोड़ दो और मेरी तरफ से कोई बंदा तुम्हें रिप्लाई करेगा। और फिन बैलर ने ही इसके ऊपर रिप्लाई कर दिया और उन्होंने लिखा ब्रूड वर्सेस डी और आगे XXX की इमोजी बेसिकली उन्होंने लगाई और वो कहना चाह रहे हैं कि ये है डीमन। तो ये एक छोटी सी चीज है जो कि फैंटेसी में चल रही है और क्या पता फ्यूचर में हमें एज वर्सेस फिन बैलर देखने को मिल ही जाए और क्या पता एज की वो एक चाह भी होगी, वो फिन बैलर से लड़ना चाहते हैं। डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया। एज की ही बात चल रही है तो बात कर लेते हैं अगले साल की रेसलमेनिया की, क्योंकि हो सकता है कि उससे पहले एज हमें किसी भी मैच में देखने को ना मिले और ये मैच हो सकता है हो अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन। यानी कि एक्चुअली में WWE के प्लान्स है कि रैंडी ऑर्टन को चैंपियन बनाना है और रैंडी ऑर्टन जो है शायद गाइस अब लड़ सकते हैं द रेटेड आर सुपरस्टार से रेसलमेनिया 37 और वो होगी इन दोनों के बीच का फाइनल चैप्टर या फिर द फाइनल मैच बिटवीन दीज टू। और अगर एज वहां पे जीतते हैं तो एक बार फिर से वो WWE चैंपियन बन जाएंगे। अभी बहुत दूर है रेसलमेनिया, पहले समर स्लैम खत्म हो जाए फिर इसके बारे में हम और बात कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं, तो एज के ही ऊपर एक और स्टोरी है और ये भी काफी कमाल की स्टोरी है गाइस कि एक्चुअली एज अ क्रिएटिव राइटर मंडे नाइट रॉ के ऊपर एज कर रहे हैं काम और साथ के साथ डैनियल ब्रायन कर रहे हैं यही काम स्मैकडाउन के ऊपर। तो इंटरेस्टिंग है देखना कि वो एक्चुअली में स्क्रिप्ट्स जो हैं वो लिख रहे हैं, उनको विंस मैकमैन की मीटिंग की सारी डिटेल्स भी बताई जा रही हैं और वो बिल्कुल इस प्रोजेक्ट के ऊपर हैंड्स ऑन है। और साथ के साथ ये भी माना जा रहा है कि विंस मैकमैन अब नए सुपरस्टार्स को बिल्ड करने के आगे बढ़ रहे हैं और एक्चुअली में वो चाहते हैं कि नए स्टार्स हमारे शो पर दिखाई दें और शायद इसी वजह से अब बिग ई को एक सिंगल्स पुश मिल रहा है, ग्रैंड मेटालिक को मौका दिया गया है टू फाइट अगेंस्ट एजे स्टाइल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आप एक्सपेक्ट करिए कि ऐसी कुछ चीजें हमें मंडे नाइट रॉ पे ही देखने को मिलेगी। यही वो चीज है जो कि फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगर ये चीज हमें देखने को मिलती है तो भाई आखिर हम क्यों कंप्लेंट करेंगे। तो जबकि ऐसा नहीं है कि एज और डैनियल ब्रायन को ऑफिस में बैठना पड़ता है और स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, वो घर से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो इस प्रोसेस पे हैंड्स ऑन है। और आज की फाइनल स्टोरी में गाइस हम बात करेंगे रैंडी ऑर्टन द वाइपर की, क्योंकि वो बने हुए हैं इस समय लॉकर रूम लीडर, यानी कि जो भी बैक से जा रहा है वो एकदम इंस्पिरेशन की तरह देख रहा है रैंडी ऑर्टन से। और पहले रूमर्स ऐसे आते थे कि रैंडी ऑर्टन इतने बेकार इंसान होते थे बैक स्टेज की वो कुछ भी कर सकते थे अपने फायदे के लिए, लेकिन रिसेंटली उनको पॉल हेमन ने वहां से जाने से पहले ये बात बताई थी कि वो एक ऐसे वेटरन सुपरस्टार हैं जो बच्चे हैं बैक स्टेज जिनको बाकियों की मदद करनी चाहिए। और उस चीज से ऑर्टन को काफी कुछ सीखने को मिला और आजकल वन ऑफ द बेस्ट एटीट्यूड्स एंड द बेस्ट पर्सन टू हैव बैक स्टेज इज रैंडी ऑर्टन। और इसी वजह से शायद उनको अपना पर्सनल पुश भी मिल रहा है और वो बाकी सुपरस्टार्स को भी जो है काफी मदद कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं बैक स्टेज कि वो सुपरस्टार्स भी अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बात है कि रैंडी ऑर्टन ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा जरूरत रहती है एक एक्सपीरियंस बंदे की कि वो वहां पर हो और अपने जो है जूनियर्स को गाइड कर सके, और एग्जैक्टली वही काम रैंडी ऑर्टन कर रहे हैं। तो गाइस ये थी सारी न्यूज आज की इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और सारी स्टोरीज के बारे में जो अपने ओपिनियंस है कमेंट्स में देना मुझे ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।